वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक संचय का चैप्टर मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल में इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी के चैप्टर्स की फुल वीडियो बनी हुई है। जिसको भी मेरी वीडियोस देखनी है वो मेरे चैनल में जाकर देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और इस चैप्टर के कवि का नाम है धर्मवीर भारती। जुलाई 1989 की बात है। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक, यानी कि उन्हें एक के बाद एक 3 ज़बरदस्त हार्ट अटैक आए थे जिसके अंदर नसें, सांस, धड़कन सब बंद हो गई थी। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि अब प्राण नहीं रहे, अब उनके प्राण नहीं रहे। यहाँ तक डॉक्टरों ने कह दिया था लेखक को, यानी उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। पर डॉक्टर बोर्जस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 900 वोल्ट के शॉक दिए, यानी कि जो उनसे डॉक्टर हैं उनका नाम बोर्जस है। उन्होंने लेखक को शॉक्स दिए, झटके दिए, भयानक प्रयोग। लेकिन वह बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस नहीं होगी, पर यदि कहीं भी ज़रा भी एक कण प्राण शेष होगा तो हार्ट रिवाइव करेगा, यानी कि अगर उनके अंदर जान होगी तो उनका हार्ट दोबारा से चल सकता है इतने भयानक झटके के बाद। अगर उनके शरीर में जान ही नहीं होगी तो फिर उनको शौक लगेगा ही नहीं, उन्हें दर्द ही नहीं होगी। अगर उनके अंदर जान होगी तो उनको दर्द होगी, शौक लगेगा और उनका हार्ट दोबारा से चल पाएगा। आगे देखिए, लेखक कह रहे हैं प्राण तो लौटे पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, केवल 40% बचा, यानी कि 60% जो लेखक का हार्ट है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, खराब हो गया है। और 40% ही वो काम कर पा रहा है। जो हार्ट ठीक हुआ है उसमें भी 3 अवरोध, यानी कि 3 ब्लॉकेजेस आ गई, उनकी नसों में ब्लॉकेज आ गई हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। जो उनसे डॉक्टर्स हैं वो हिचक रहे हैं, डर रहे हैं कि इतना बड़ा उनके साथ जो हुआ है, मतलब हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या इतना मुश्किल से वो ठीक हुए हैं, उसको ऑपरेशन करना क्या ठीक है? वो भी हिचक रहे हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा। केवल 40% हार्ट है, ऑपरेशन के बाद ना रिवाइव हुआ तो यही मतलब है कि ऑपरेशन के बाद अगर हार्ट ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे, तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। विशेषज्ञ कौन होते हैं, यानी कि स्पेशलिस्ट से पूछेंगे कि क्या हमें ये ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए डॉक्टर्स ने लेखक को कहा कि वो अपने घर पे जाके आराम करें। वो इतनी मुश्किल से रिकवर हो पाए हैं, इतनी मुश्किल से बच पाए हैं, इतनी बड़ी सिचुएशन से निकल कर आए हैं, तो आराम की तो ज़रूरत होती है। इसलिए डॉक्टर्स ने कहा कि आप घर जाके आराम कीजिए। ऐसी अध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता है। मेरी ज़िद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपनी किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। लेखक कहता है कि मुझे मेरे पुस्तकालय में रखा जाए जहाँ मेरी किताबें हैं, मुझे बेडरूम में नहीं रहना, क्योंकि लेखक को अपने पुस्तकालय से और अपनी किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। वहीं लिटा दिया गया है मुझे, चलना बोलना पढ़ना मना, दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीज़ें देखता। लेखक क्या कह रहा है इसमें कि लेखक को चलना बोलना पढ़ना मना था। वो दिन भर बैठे बैठे सिर्फ 2 ही चीज़ें देखता था। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहा हवा में झूलता सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से
ठसाठस भरी अलमारियाँ, यानी कि लेखक दो चीज़ें क्या देखता था, एक तो किताबों से ठसाठस भरी अलमारियाँ, यानी कि लेखक दो चीज़ें क्या देखता था, एक तो अपने पुस्तकालय की खिड़की है उसके बाहर एक पेड़ था जिसके पत्ते हिलते रहते थे वो देखता था, और चारों तरफ जो उनसे उसकी किताबों से भरी ऊंची ऊंची अलमारियां थी वो देखता रहता था। लेखक क्या कहते हैं कि बचपन में पढ़ी कथाओं यानी कि फेरी टेल्स में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वह प्राण इन हज़ारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 वर्ष में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। यानी कि 40-50 सालों में जितनी भी लेखक ने किताबें पढ़ी हैं, अपने पुस्तकालय में जमा की हैं, उसकी जान उन किताबों में है। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे जगा। संकलन का मतलब यानी कि किताबें कैसे इकट्ठी हुई, जमा हुई। संकलन की, और वो कह रहा है कि ये मैं कथा बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं सुनाना चाहता हूँ कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन यानी कि समाज में कुछ सुधारने वाले सुधारक काम चल रहे थे। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। यानी कि जो उसके पिता है वो आर्य समाज के प्रधान थे, हेड थे, और उसकी माता क्या करती थी, स्त्री शिक्षा के लिए पाठशाला स्थापित किया था। यानी कि पढ़े लिखे खानदान से थे ये। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म पर पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिका आती थी। आर्य मित्र सप्ताह, वेदोदमन, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिका, खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम। इसमें वो बता रहे हैं कि उनके पिता की काफ़ी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, और जब गांधी जी ने सत्याग्रह पर कहा था कि नौकरियां छोड़ दो, जो अंग्रेज़ों ने नौकरियां दी थी हमें, उनकी ये सारी नौकरियां छोड़ दो, तो उनके पिता ने भी वो नौकरी छोड़ दी थी। इस वजह से उनको पैसों की काफ़ी तंगी आई, लेकिन किताबें आती रहती थी उनके घर में, उसमें कोई कमी नहीं आई। ये सब उनके पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं। और लेखक के लिए भी खासकर बाल सखा, बच्चों वाली किताबें आती थी, जैसे बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई। इसका मतलब कि जो पुस्तक थी उनमें राजकुमारों, दानवों, सुंदर कन्याओं की कहानियाँ आती थी, जिसकी वजह से उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग गया। तो वो ऐसे करके उनका इंटरेस्ट किताबों में बढ़ गया। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखा पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती, आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद। सत्यार्थ प्रकाश के लिए खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं आ पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। लेखक जो हैं वो जब खाना खाते थे तब भी अपने डाइनिंग टेबल पर पत्रिकाएं रखा करते थे, साथ में वो पढ़ते थे और साथ में वो खाना भी खाते थे।
और ये सत्यार्थ प्रकाश एक मैगज़ीन है जो कि थोड़ी टफ थी जब वो छोटे थे, लेकिन लेखक पूरी कोशिश करते थे उसको समझ पाने की। मेरे प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। जो लेखक के प्रिय स्वामी दयानंद थे, लेखक को उनकी जीवनी पढ़नी बहुत अच्छी लगती थी, रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग लगती थी उनकी जीवन शैली पढ़ना। और उस पुस्तक में काफ़ी चित्र भी होते थे जो कि उन्हें अच्छे लगते थे। वह तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अधमहिसास, तत्कालीन पाखंड यानी कि जो उस समय दिखावटी नाटक चल रहे थे उनको हम कहते हैं तत्कालीन पाखंड। दिखने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे, कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। चूहे को भगवान का भोग आते देख मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती थी, घर छोड़कर भगवान भाग जाना, तमाम तीर्थ, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोध, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। रूढ़ियां मतलब उस जमाने की कट्टर सोच। इसके अंदर लेखक स्वामी दयानंद की जोन सी पुस्तकें हैं, जोन सी उन्होंने उनकी नॉवेल्स बुक पढ़ी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने उन बुक्स के अंदर क्या क्या लिखा है। उनके अंदर रोमांचक घटनाएं उन्होंने बताई हैं जीवन के बारे में, उसके अंदर उन्होंने स्टोरीज बताई हैं कि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं वो तो चूहा खा जाता है, और भगवान क्या है, सत्य क्या है, इन सब के बारे में, यानी कि लेखक ने दयानंद जी के बारे में बताया है। उनकी बारे में राइटर बता रहे हैं, राइटर उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित करता है, यानी कि रोमांचित यानी क्या, इंटरेस्टिंग। उनको ये जो दयानंद ये जो पुस्तकें हैं वो क्या लगती थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। जब ये सब से थक जाता तब फिर बाल सखा और चमचम की पहली पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। जब वो दयानंद जी की ये पुस्तकें पढ़ के थक जाते तब वो क्या करते, बाल सखा चमचम की जो सी कहानियां हैं वो दोबारा पढ़ते रहते। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं कुछ साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। जो लेखक की माँ थी उनको चिंता थी कि जो उनका लड़का है वो स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता, बल्कि जीवनियाँ पढ़ता है, दूसरी किताबें पढ़ता है, जैसे बाल सखा चमचम और जैसे दयानंद जी की जीवनी। तो उनके पिता कहते थे कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, जो वो पढ़ रहा है जीवनी वगैरह ये काम आएगी, इसलिए उसको पढ़ने दो। पिता कहते पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए, पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगत में पढ़ता, गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक पढ़ाई घर पर कर चुका था। यानी कि जो उसके पिता हैं उन्होंने लेखक को स्कूल में नहीं भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि उनका लड़का गलत संगत में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने घर पर ही टीचर लगवाया था, जो टीचर घर पर आकर लेखक को पढ़ाता था। उन्होंने लेखक का स्कूल में नाम तब लिखवाया था जब वो दूसरी कक्षा में गए थे।
तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़े में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें में तो मैं फर्स्ट आया। लेखक के पिता ने लेखक से वादा लिया एक कि जैसे तुम दयानंद की किताबें, उनकी जीवनी या और भी नॉवल जैसे मन लगाकर पढ़ते हो, वैसे ही तुम स्कूल की भी किताबें मन लगाकर पढ़ोगे। और अपनी माता की जो भी उसको माता को चिंता होती थी उसकी कि ये स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता, दूसरी पढ़ता रहता है, तो उसके पिता ने उससे वादा लिया कि स्कूल की भी तुम उतनी मन लगाकर किताबें पढ़ोगे जैसे तुम बाकी पढ़ते हो। लेखक ने तीसरे दर्जे में भर्ती ली थी और दूसरी कक्षा तक वो घर पर ही पढ़ा था। माँ ने आंसू भरकर गले लगाया और पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे। अतः स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों की कुंजी में भटकते हैं और इसी बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती थी। लेखक चौथी में उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे और 5वीं में फर्स्ट आए थे, इसलिए उनको किताबें मिली थी अंग्रेज़ी की, क्योंकि अंग्रेज़ी में उनके काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। उनको अंग्रेज़ी की किताबें दी गई थी जिसके अंदर उनको पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की ये सब जानकारियाँ दी गई थी। दूसरी किताब थी ट्रस्ट द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। एक तो किताब उनको जंगल के बारे में मिली जिसके अंदर पूरी जंगल की नॉलेज थी, पशु पक्षी की उनकी आवाज़ें, और दूसरी उनको जहाज़ के बारे में मिली। जहाज़ यानी कि जो शिप्स हैं उनके बारे में उनको किताब मिली, उसके बारे में बताया कि जो जहाज़ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है। नाविकों यानी कि जो जहाज़ चलाते हैं, जो नाव चलाते हैं, उनको नाविकों कहते हैं। कैसे कैसे द्वीप यानी कि आइलैंड्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आइलैंड आप सबको पता ही होगा कि समुंदर के बीच में एक आइलैंड समुंदर के बीचों बीच एक ज़मीन होती है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। इन सब के बारे में लेखक को बुक दी गई थी 2। चलिए, हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 बन चुका है और जितना भी चैप्टर बचा है वो हम पढ़ेंगे इसके 2nd पार्ट में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब भी करके जाइए, बेल आइकन भी दबाइए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।